आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। निष्कर्ष इस जजमेंट का यही निकल के आता है कि आपको 125(4) की जो एडल्ट्री की एप्लीकेशन एक स्पाउस जो लगाएगा, तो वो आपको पहले विचार करके, सुन करके इस पे डिसीजन देना होगा। उसके बाद ही आप मेंटेनेंस का ऑर्डर करें। पहली कंडीशन क्या कि वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है अगर एडल्ट्री में है। सेकंड मेंटेनेंस बात ये है कि अगर वो अपनी मर्जी से बाहर जाकर के रह रही है विदाउट जस्ट कॉज की, कोई रीज़न नहीं है और वो जस्टिफाई नहीं कर सकती पति का घर छोड़ कर के अलग जाके रहने की, या आपसी समझौते के बाद वो अलग-अलग रह रहे हैं। मैं पत्नी के व्यभिचार में है, एडल्ट्री में है, तो उसे मेंटेनेंस मिले ही क्यों? लेकिन हाई कोर्ट भी नहीं सुनता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ठोस प्रमाण है, आपके पास तथ्यात्मक बढ़िया प्रमाण है, एविडेंस है, तो कोर्ट को पहले सुनना पड़ेगा। काफी व्यापक जजमेंट है जो एक तरफ तो आदमियों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कि अगर वाइफ उनकी एडल्ट्री में है तो दे आर नॉट बाउंड टू उनको मेंटेनेंस दी जाए। हाँ, विप्लव जैसे फोटोग्राफ्स हैं वो एक तरीका है। आपके पास रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस हैं, चैट मैसेजेस हैं, आपके स्पाउस के और जिनके साथ उनके संबंध बने हैं वो चैट्स के हैं। वो मुझे लगता है आज ईमेल्स हैं, ये काफ़ी चीज़ें। देखिए विप्लव क्या होता जा रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसी तरह से उसको भेदने के दिमाग भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं मतलब दुनिया में। तो याद होगा बम्बई में एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट आया, जिन्होंने कहा मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका केस का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एट द एक्सपेंस ऑफ द हस्बैंड यू कांट एनरिच योरसेल्फ। पति पत्नी विवाद में जो लीगल रिपोर्टर को कॉल्स आते हैं उसमें 70% ऐसे कॉल होते हैं जहां पति कहते हैं कि बिना वजह या बिना किसी कारण से पत्नी उनसे अलग हो गई है और अब मेंटेनेंस का डिमांड कर रही है, कोर्ट में चली गई है, इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है और सालों से वो मेंटेनेंस भर रहे हैं। जबकि बहुत से मामलों में पत्नियां अपने मन से जाती हैं या ऐसे भी मामले देखे गए जहां विवाह के बाद यानी कि व्यभिचारी रिलेशनशिप है, एडल्ट्री में है पत्नियां, फिर भी मेंटेनेंस का क्लेम कर रही हैं। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी एक ताजा फैसला आया है जिसने पतियों को, देश भर के पतियों को एक बड़ी राहत दी है कि अगर उनकी पत्नियां किसी भी व्यभिचारी में हैं और इसको अगर वो साबित कर लेते हैं तो मेंटेनेंस का कोई आधार नहीं बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं विकास गुप्ता सर। विकास गुप्ता सर को आप पहले से जानते हैं, 35 साल का बड़ा कानूनी आपका अनुभव है, मैट्रिमोनियल क्रिमिनल के केसेस आप करते हैं और लीगल रिपोर्टर के साथ लगातार आप मैट्रिमोनियल सीरीज में आपने अलग अलग विभिन्न विषयों को उठाया है। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल रिपोर्टर में। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो अभी हाल फिलहाल ही ये फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, व्यभिचारी है और अगर पति उसके प्रूफ साबित कर देता है तो मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अगर उसके पास डाउट है, उसने अपनी आरोप तो लगाए लेकिन उसे साबित करने के लिए समय चाहिए, तब तक तो इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस चलेगा। लेकिन एक बार जब उसने साबित कर लिया कि व्यभिचारी है और दूसरे के साथ संबंध में है, तब मेंटेनेंस नहीं होगा। विकास सर, पहली टिप्पणी इस फैसले पर आपकी। देखिए विप्लव, ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो इस जजमेंट में अभी हाल फिलहाल रिक्रिएट किया है वो स्टैट्यूट में भी अपनी जगह रखता है। अगर आप पुराने सीआरपीसी में जाएं और आप बीएनएसएस में आए और 125(4) में देखें और 144 में अगर बीएनएसएस में आप देखें, तो ये तीन कंडीशंस उस समय 125 में भी थी, 144 में भी थी और इस जजमेंट में भी आ रही हैं। पहली कंडीशन क्या कि वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है अगर एडल्ट्री में है। सेकंड मेंटेनेंस बात ये है कि अगर वो अपनी मर्जी से बाहर जाकर के रह रही है विदाउट जस्ट कॉज की, कोई रीजन नहीं है और वो जस्टिफाई नहीं कर सकती पति का घर छोड़ कर के अलग जाके रहने की, या आपसी समझौते के बाद वो अलग अलग रह रहे हैं। तो इन तीनों स्थिति में स्टैट्यूट में भी ये प्रावधान है, 125 सीआरपीसी में, अब नया जो बीएनएसएस बना 140 में, वहां पे भी प्रावधान है। और इस बात को रिट्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने
जो एक बुझता हुआ दिया सा रहता है कि दीज लेजिस्लेशंस आर लोडेड इन फेवर ऑफ वुमेन। अब ये क्योंकि एक बेनिफिशियल प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन रहे हैं, वो हिंदू मैरिज एक्ट हो या 125 की मेंटेनेंस हो या डीवी एक्ट हो, ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है कि औरतों पे जो निरंतर इतने सालों से अत्याचार होते रहे, उसको हट के लिए है। लेकिन यही बात जो स्टैट्यूट में, उसी बात को रिट्रेट करते हुए आदमियों को भी कुछ विकास सर, मैं थोड़ा-सा इस केस का, चूँकि आपको ब्रीफ अपने दर्शकों को हल्का बता दूँ, यहाँ पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू होता है। बच्चा है, उनके बच्चा हो गया और 4-6 साल के बाद विवाद शुरू हो जाता है। लड़की मेंटेनेंस का केस करती है, हस्बैंड का ये दावा होता है कि साहब ये एडल्ट्री में है, इसके बाहर, शादी के बाहर संबंध हैं, वो अवैध संबंध हैं। अच्छा, जब वो इसका एविडेंस देता है और बाकायदा फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ ये एविडेंस देता है, तो कोर्ट कहती है कि साहब मेंटेनेंस तो हम पहले लगाएंगे और बाद में लेटर स्टेज पे से सुनेंगे। हस्बैंड यही कहता है और कहते हुए हाई कोर्ट जाता है कि साहब आप मुझे पहले क्यों नहीं सुनेंगे, ये मेरा राइट है। अगर मैं पत्नी के व्यभिचार में है, एडल्ट्री में है, तो उसे मेंटेनेंस मिले ही क्यों। लेकिन हाई कोर्ट भी नहीं सुनता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ठोस प्रमाण है, आपके पास तथ्यात्मक बढ़िया प्रमाण है, एविडेंस है, तो कोर्ट को पहले सुनना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि हम मेंटेनेंस तो बांध दें, बाद में आपकी एप्लीकेशन सुने, तो उससे बेहतर। इसलिए ये महत्वपूर्ण मुझे लगता है जजमेंट है। विकास सर, आप इस पर क्या सोचते हैं? हाँ, मतलब बिल्कुल आपकी बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर और कहा कि आप पहले एडल्ट्री की जो एप्लीकेशन लगाई गई है उसको सुनिए। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली बहुत टाइम तक अगर मेंटेनेंस देते रहे, तो वापस आपको वो जो आपने एप्लीकेशन लगाई कि एडल्ट्री की वजह से इनको मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए, वो अपने आप में एक इन्फ्रक्शस एप्लीकेशन हो गई। अगर इसमें आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ का विशेष उल्लेख किया, कि एक कहा कि एक डायरेक्ट एविडेंस और एक कहा कि कोलैबोरेटिव एविडेंस। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एविडेंस अगर है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है रादर देन कोलैबोरेटिव एविडेंस के लिए, क्योंकि वो एक डेफिनिट एलिगेशन की तरफ पॉइंट करता है। इसमें और थोड़ा-सा विस्तार में अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर हम आज भी, अगर आपको याद होगा विप्लव, आप खुद एक कानून के स्टूडेंट रहे हैं, कि मलकानी वाली जो जजमेंट हमने शुरू से एविडेंस एक्ट में पढ़ी, सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट, कि किस तरह से टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आज की तारीख में चीज़ें बढ़ती गई हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो ज़माना नहीं है जो टेलीफ़ोन और टेलीविज़न, दूरदर्शन का ज़माना होता था। आज ज़माना डिफरेंट आ गया है और इसी तरह एविडेंस एक्ट में भी किस तरह से उसको प्रमाणित किया जाएगा, वो स्टैट्यूट में प्रोवाइडेड है। और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपकी उसकी अवहेलना करेंगे, तो वो साक्ष्य माना नहीं जाएगा। जिसको आप 65 बी के सर्टिफिकेट्स कहते हैं, जिसको आप बीएनए में 63 कहते हैं, उसी का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास डायरेक्ट एविडेंस है, तो उसकी महत्वता है। विप्लव, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का भी इसमें हस्तक्षेप रहा, जी उनको की सर्विसेज़ अवेल करी गई पिटिशनर द्वारा। तो उसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको याद होगा, एक 2007 का बिल, इनके प्राइवेट डिटेक्टिव बिल के रूप में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसको आज तक कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस जजमेंट को लॉ कमीशन के पास भेजना चाहिए और जो प्राइवेट डिटेक्टिव बिल्स हैं, जिस तरह से उन्हें गाइडलाइंस फ्रेम करनी चाहिए कि उनकी भी अपनी लक्ष्मण रेखा कहाँ तक है। तो ये काफ़ी व्यापक जजमेंट है, जो एक तरफ तो आदमियों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कि अगर वाइफ उनकी एडल्ट्री में है, तो दे आर नॉट बाउंड टू उनको मेंटेनेंस दी जाए। ये भी बात है कि अगर उन्होंने डायरेक्ट एविडेंस के साथ अगर कोई एप्लीकेशन दी है, तो आप मेंटेनेंस के एप्लीकेशन सुनने से पहले उस एप्लीकेशन को डिसाइड करिए। राइटली या रॉन्गली, वो एक अलग चीज़ बड़ा है। इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा बहुत इम राइट हाँ, क्योंकि ये राइट निचली अदालत हाँ, में बोलिए। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस को हम पहले देंगे, बाद में सुनेंगे आपको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर व्यभिचार को लेकर, व्यभिचारी महिला को लेकर अगर एविडेंस दिए गए हैं, तो आपको पहले विचार करना पड़ेगा। विकास सर, एक जो इसमें निकल के पॉइंट आ रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शायद हमारे दर्शक इसको नेक्स्ट में समझना भी चाहे। एक व्यक्ति, मैं उदाहरण के लिए, चूंकि आपका एक लंबा 35 साल का अनुभव है, हजारों तरह के आप मैट्रिमोनियल केसेस फाइल कर चुके हैं, दाखिल कर चुके हैं,
एडल्ट्री पे तमाम दाखिल कर चुके हो। मुझे विकास सर ये बताइए, जो पुरुष आपको सुन रहा है, पति सुन रहा है, उसकी पत्नी एक एडल्ट्री में है, एविडेंस इकट्ठा करने का तौर तरीका यहां पर मैं आपके अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये मैं क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस जजमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने प्राइवेट डिटेक्टिव करके करीब 200 से ज्यादा फोटोएं और 90 के ऊपर वीडियो इकट्ठा किए थे, तो आप प्राइवेट डिटेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए कानून बनाना चाहिए। क्योंकि केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट आपको याद होगा, जहां प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह प्राइवेसी हनन नहीं कर सकते। विकास सर, सवाल ये होता है कि आपको कॉन्क्रीट एविडेंस भी चाहिए पति को, उस पति की जिसकी मैं उदाहरण ले रहा हूं, और उसको साबित भी करना है, जासूसी भी नहीं करानी है, प्राइवेसी को भी ध्यान रखना है। विकास सर, इसको थोड़ा, इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करिए विकास सर। देखिए अगर विप्लव बैलेंसिंग एक्ट एक अलग चीज है, लेकिन आपने जो अभी कितनी बात समीक्षा करी, उसमें एक बड़ा भारी विरोधाभास भी निकल करके आ रहा है कि एक तरफ तो ये हो कि जैसे कोर्ट कहती है कि आपके पास डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्ट एविडेंस होगा तभी वो आपकी सुनवाई, अगर एप्लीकेशन मेंटेनेंस के एप्लीकेशन से पहले सुनवाई दी जाए और आपको राहत मिले, उसके लिए आपको डायरेक्ट एविडेंस चाहिए। अच्छा, जहां तक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का बिल है, 2000 से 7 से आज तक राज्यसभा के बाद लंबित पड़ा हुआ है, उस पे सरकार ने कोई हस्तक्षेप, कोई उसको आगे बढ़ाने की बात नहीं करी है। उसके बाद इस जजमेंट में राजेश मलकानी वाली जजमेंट का भी रेफरेंस दिया गया है कि आप किस तरह से टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, जो आज मोबाइल और सोशल मीडिया के रूप में बन गया है, उसको आप रिकॉर्ड करके सकते हैं। और उसमें 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात जो उस जमाने में भी थी और जो आज भी इंपॉर्टेंट है, कि वो टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए, वो ओरिजिनल वॉइस होनी चाहिए, उसमें कोई इरेज नहीं करना होना चाहिए। ये जो सेफगार्ड्स हैं उस जजमेंट के, वो आज तक भी सेफगार्ड कंटिन्यूसली चलते आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि हम क्या उनको बता सकते हैं कि आप कौन से मेथड लगाए डिटेक्टिव एजेंसी के? आई थिंक दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। वो मेरा काम नहीं है विप्लव बताने का कि आपको क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक अभी तक जिस तरह से कोई कानून नहीं बनाया गया है और ब्रॉड पैरामीटर्स में जिस तरह से इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जजमेंट्स का हवाला देते हुए कि किस तरह से सेक्शन 65 बी की महत्वता रहेगी कि आपको कंप्लायंस करनी है 65(4) में आकर के, किस तरह से आपके विकास एविडेंस। सर, मैं आम भाषा में, आम शब्दों में समझना चाहूंगा, जब पति की तरफ से आप व्यभिचार का केस फाइल कर रहे हैं, तो एविडेंस, वो क्लिंचिंग एविडेंस की जो बात हो रही है, ठीक है, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस क्लिंचिंग एविडेंस की आप बात कर रहे हैं वो क्या होगा? व्यभिचार, देखिए, अगर आप इंटीमेसी के तो रिलेशनशिप होंगे या क्या होगा? मतलब मैं वो जानना चाह रहा हूं। हाँ, विप्लव जैसे फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो एक तरीका है। आपके पास रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस हैं, चैट मैसेजेस हैं, आपके स्पाउस के और जिनके साथ उनके संबंध बने हैं, वो चैट्स के हैं। वो मुझे लगता है आज का ईमेल्स हैं, ये काफ़ी चीज़ें। देखिए विप्लव, क्या होता जा रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसी तरह से उसको भेदने के दिमाग भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं मतलब दुनिया में। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी बनती है तो उसको उसके पासवर्ड्स को क्रैक कर देंगे और ज़्यादा समझदार लोग। तो मुझे लगता है यही वो चीज़ें हैं जो आप ला कर के एज़ डायरेक्ट एविडेंस कोर्ट में दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर के बाद, अगर बाय द वे हस्बैंड के पास पूरा बढ़िया मटेरियल है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो 125(4) में, जैसे ही आप आम दर्शकों के लिए समझ लीजिए, आपकी पत्नी ने, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, आपकी पत्नी ने 125(1) में मेंटेनेंस दाखिल किया और कहा कि मैं इसने मुझे प्रताड़ित किया इसलिए मैं बाहर चली गई, 125(1) में दाखिल किया, लेकिन आपको पता है कि वे एडल्ट्री में है, व्यभिचार कर रही है, दूसरे आदमी के साथ उसके संबंध है और वहां चली गई है। तब आपने कलेक्शन एविडेंस किया और 125(4) की आरबीसी का, उसके अंतर्गत, और बीएनएसएस में 144 हो गया है, तो उसमें आप जाएंगे और दाखिल करेंगे और कोर्ट आपको पहले सुनेगा। इस केस में नहीं सुना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर क्लिंचिंग एविडेंस अब पहले सुनेगा, और अगर कोर्ट पाती है कि ये महिला व्यभिचार में है, तो मेंटेनेंस नहीं होगा। क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ विकास सर? बिल्कुल विप्लव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। निष्कर्ष इस जजमेंट का यही निकल के आता है कि आपको 125(4) की जो एडल्ट्री की एप्लीकेशन एक स्पाउस जो लगाएगा,
तो वो आपको पहले विचार करके, सुन करके इस पे डिसीजन देना होगा, उसके बाद ही आप मेंटेनेंस का ऑर्डर करेंगे। विकास सर, इस मेंटेनेंस के कानून को आप किस नजरिए से देखते हैं, जो आप अपने अनुभव से हैं? मतलब 7-7, 10-10 दिन में महिलाएं छोड़ के जा रही हैं। शादी के 10 दिन के बाद मेरे पास ऐसे लीगल रिपोर्टर के पास कॉल्स आए हैं, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन के बाद वो अपने घर चली गई, मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, इंटरिम मेंटेनेंस बंद गया, और पति की अगर मान लीजिए 70,000 सैलरी है और 20-25 हजार रुपए मेंटेनेंस हो गया, इसके बाद वो इंटरिम मेंटेनेंस, डीबी और तमाम चीजों के लिए लड़ाई लड़ी, आदमी तो फंस के रह गया, उनकी तो पेंशन। मतलब अगर आप अभी देखेंगे, कई ऐसी जजमेंट्स आई हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातों में, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जहां पे विमेन वाइफ इज आल्सो इक्वली अर्निंग, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि आप अगर इक्वल अर्न कर रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं के आप हकदार नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा कि आप कमा रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि आप डिसएंटाइटल्ड हो गए। लेकिन वो अलग शेप पे आया। अभी हाल फिलहाल साल 2 साल की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंसिंग एक्ट किया कि अगर हस्बैंड वाइफ इक्वली कमा रहे हैं तो मेंटेनेंस की उतनी आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये आ रहा है कि आपकी अगर शॉर्ट ड्यूरेशन मैरिज है तो सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में ये कहा है कि यू कांट एनरिच योरसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ द हस्बैंड, कि आप 1 महीना 2 महीना, जहाँ पे आपको याद होगा बंबई में केस था जो सुप्रीम कोर्ट आया, जिन्होंने कहा मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं नाम नहीं लूंगा उनका केस का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एट द एक्सपेंस ऑफ द हस्बैंड यू कांट एनरिच योरसेल्फ, क्योंकि अभी 6 महीने की 1 साल की शादी है। तो ये अलग अलग फैक्ट्स पे डिपेंड करता है विप्लव की कितनी मेंटेनेंस होनी चाहिए। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग मैरिज है एंड सीरियस एलिगेशंस एंड प्रूफ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है, उस अगर वाइफ जा रही है, उसके साथ छोटे बच्चे जा रहे हैं, तो तमाम अलग अलग क्राइटेरिया, अलग कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि कितने परसेंटेज। हाँ, सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम आया कि 40% तक आप दे दो, 25% तक दे दो। बच्चे किसके साथ रह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन। अगर हस्बैंड के साथ ही बच्चे रह रहे हैं तो आप मेंटेनेंस कम देंगे वाइफ को। अगर बच्चे वाइफ के साथ रह रहे हैं और वो अलग चली गई तो आपकी मेंटेनेंस हाई हो जाएगी। कितने साल की मैरिज है, क्या व्यवस्था है, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, पत्नी कितना कमाती है, ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स विप्लव जो अलग अलग केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। एक एक लास्ट इस जजमेंट के अवलोकन में, मान लीजिए विकास सर की पत्नी ने मेंटेनेंस फाइल किया था, हस्बैंड ने 125(4) में एप्लीकेशन फाइल करी और बकायदा एविडेंस के साथ फाइल कर दी। कोर्ट ने मान लिया कि वे औरत व्यभिचार में थी, एडल्ट्री में थी, मेंटेनेंस नहीं होगा। इस मामले में जो बच्चे उसके साथ रह रहे हैं, बच्चा या बच्चे रह रहे हैं, उनके मेंटेनेंस का क्या होगा अगर वो पत्नी के साथ है? विप्लव बच्चों की मेंटेनेंस वाइफ की मेंटेनेंस से इंक्लूडेड नहीं है, वो भी 125 पे भी फाइल कर सकते हैं। उनके जो गार्डियनशिप एक्ट है उसमें भी बच्चे अपनी मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं। उनका वाइफ की मेंटेनेंस अलाउ होना या डिसअलाउ होना, उससे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। बच्चों की जो अपनी मेंटेनेंस, जो अपने हस्बैंड फादर से उनका हक बनता है एज उनके गार्डियनशिप होने का, उनके लालन पालन का, वो उनको वो बरकरार रहता है। वो उनको मिलता रहेगा। फिलहाल विकास सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इस महत्वपूर्ण जजमेंट पर बढ़िया प्रकाश डाला। आपने बहुत सी बातें क्लियर की कि किस तरह के एविडेंस होने चाहिए, कब सुनना चाहिए, पति को कब फाइल करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कब आप मेंटेनेंस खारिज करा सकते हैं, व्यभिचार में अगर है, और उसे प्रूव कैसे करना है। ये सब बातें आपने बताई। विकास सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं